हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स। जहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है ना, जहाँ पे ज़रूरत होगी अपन ट्रिक्स यूज़ करेंगे, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। और आज हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं किसके? पीरियोडिक टेबल के। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हमको हमारे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। इनमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस, जैसे कि आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। सो वन बाय वन अपन क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चंस के पीछे देखेंगे कि क्या कोई लॉजिक लगता है, आंसर आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई मेंस के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी हियर। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना यहाँ पे लिखा हुआ है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस विल बी। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है ये? क्वेश्चन के अंदर इसने हमको IE1 दे दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है ये? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर क्या रिलेशन है। कुल मिला के मतलब इतनी सी बात है। तो देखो, पहली चीज़ तो अपन ये समझते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। तो एक बात याद रखिए, आपके पास में कोई भी एटम है, जनरली जितने भी आपके एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके न्यूट्रल। कैसे होते हैं? न्यूट्रल ना, मतलब उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इस एटम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर देते हो तो एटम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, याद रखिएगा ये की पॉइंट है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, ठीक है ना, और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितने भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालो तो अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो किसी भी एटम ने जो कि न्यूट्रल है ऑब्वियसली, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में वो कितनी एनर्जी वो लिबरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब एटम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज़ लिबरेटिंग, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो बाहर निकाल रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। तो अब देखिए दोनों कौन समझ में आ गया आपको कि IgE1 क्या होता है, IE1 क्या होता है और EGE क्या होता है। इसमें कोई डाउट अभी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अपन देखते हैं रिलेशन कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे कौन सा? कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे वो EGE पूछ रहा है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पूछी जा रही है और आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको गिवन है, तो इन दोनों ही केस के अंदर जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है वो कैसा होता है? EGE इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ IgE। ये रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी नेगेटिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट। तो यानी कि जो भी आपके पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी उसको आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि अगर मुझे EGE निकालना है तो नेगेटिव ऑफ क्या कर दूंगा मैं? जो वैल्यू गिवन है मेरे को, देखो यहाँ पे 5.1, तो 5.1 लिख दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में? -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो देखा आपने, तो किस तरह से हम लोग टॉपिक्स को समझते हुए कॉन्सेप्ट लगाकर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सेकंड्स के होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके। किसी भी तरह का डाउट अगर हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, अदरवाइज बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही सिंपल है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना इसको, वीडियो को थोड़ा पीछे करके, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे काम करने के लिए ना।
यहाँ पे पूछ रहा है आयनिक रेडिया है, गिवन है, वो भी एंगस्ट्रॉम के अंदर, किसके, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। आपको बताना है कि सही ऑर्डर क्या है। तो देखिए, पहली बात तो आयनिक रेडिया क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपके पास सपोज़ कीजिए कोई एटम है और एटम ने या तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया होगा या फिर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। कोई भी एटम अगर न्यूट्रल फेज के अंदर है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। दोनों ही काम अगर वो कर रहा है तो कौन सी फेज में आ जाएगा, वो आयनिक फेज में आ जाएगा। मतलब अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव, और अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो क्या बन जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जब भी एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लिबरेट करता है तो हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। मतलब क्या बन गया, वो आयन बन गया। बस यही आपका कीवर्ड है। तो किसी भी एटम, किसी भी आयन के अंदर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसको अपन कहते हैं जी आयनिक रेडियस। ओके, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन आयन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन एन आयन, आयन के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे जी, आयनिक रेडियस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन माइनस, तो तीन चीज़ें अपन को दे रखी है, ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन अगर 3- है, ऑक्सीजन अगर 2- है और फ्लोरीन अगर 1- है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या कह सकता हूँ कि फ्लोरीन पर केवल एक चार्ज है माइनस का, ऑक्सीजन पर -2 है, नाइट्रोजन पर -3 है। और आयनिक रेडियस क्या बोलता है कि आयनिक रेडियस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो आयनिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो आयनिक रेडियस भी बढ़ जाता है, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही बड़ा साइज। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन 3+ विल बी लार्जर देन O2- एंड F-। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1.71, 1.40, 1.36, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कैसे कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको आप जो नोट कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके आप इसको जरूर से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज़ द हाइएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी मैंने आपको बताया था IE1, मतलब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से केवल एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना भी आपको एनर्जी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये बोल रहा है कि इन चारों में से, कौन चारों में से, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम एंड स्कैंडियम, इन चारों में से किस में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल है, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, कुछ ऑब्जर्वेशंस है। जब भी आप पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको सबसे पहली बात तो पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स। जी हाँ, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE 118 के 118 एलिमेंट आपको याद होने ही चाहिए विद देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, पीरियड्स, अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मास। थोड़ा काम मुश्किल लगता है, बट अगर आप डेली अगर रिवाइज करते हो ना तो आराम से पीरियोडिक टेबल याद हो सकती है महीने भर के अंदर, कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होता तो मुझे ये मालूम था कि रुबिडियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में, वो आते हैं जी ग्रुप नंबर 1 में। याद करो, ग्रुप नंबर 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और नीचे आता है जी फ्रेंशियम। तो देखो, हम केवल इन चारों की बात, इन तीनों की बात कर रहे हैं, तो एक ही ग्रुप में आते हैं। एक ही ग्रुप में अगर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या पढ़ रखा है, आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हमेशा हाईली रिएक्टिव होते हैं और हमेशा +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब तीनों की रिएक्टिविटी कैसी है, तीनों की रिएक्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। मतलब अगर सोडियम ने, ध्यान से देखना, अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा, ये Na+।
अभी मैंने आपको बताया था कि सोडियम जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है या कोई भी एटम जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उतने उसके पास चार्ज आ जाते हैं। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Na+ बन गया। अब ध्यान से देखना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 प्रोटॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 11। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो सोडियम पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, केवल 10। और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होता है जी आपका नियॉन। और नियॉन कैसा है, नोबल गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है नोबल गैस। और हमें एक चीज़ मालूम है कि नोबल गैस आपके क्या होते हैं, हाईली स्टेबल। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हैं, ताकि ये अपने आप को क्या कर सकें, अपने आप को स्टेबल कर सकें। यानी कि तीनों की रिएक्टिविटी कैसी होगी, सेम होगी। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी के प्रेजेंस में ये लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जब बात आती है स्कैंडियम की, तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ। स्कैंडियम को ध्यान से देखिए आप, स्कैंडियम आता है डी ब्लॉक के अंदर। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 21 होता है। और जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है, मुझे मिलता है Ar3d4s2 और 3d1, 18, 20 और 21। तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल भी दूँ तो 4s2 क्या बन जाएगा, 4s1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो मतलब अगर स्कैंडियम में से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते भी हो, तो वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाता। इसलिए स्कैंडियम क्या चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन निकालूँ ही नहीं। इसलिए स्कैंडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि किस में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आंसर हो जाएगा आपका स्कैंडियम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अभी तो मैंने ट्रिक यूज़ ही नहीं करी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस सीरीज़ के अंदर, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो, मैं हमेशा आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताऊंगा, ट्रिक कम बताऊंगा। ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट से ही हम लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ट्रिक से आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी रैंक बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें फिर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस हैं। उन्होंने मतलब अप्रोच किया कि आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करो जिसके अंदर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और उसमें कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक सीख सकें। तो उन्हीं के अप्रोच की वजह से स्टार्ट हो पाया है। ठीक है, तो सबका यहाँ पे जो है बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए ये सीरीज़ आपके सामने आ रही है और ये रेगुलर चलेगी। ठीक है ना, रेगुलर चलेगी। और जितना आप इसको देखेंगे, वॉच करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, ड्यू टू दी डायगोनल रिलेशनशिप, हाउएवर द वन विच इज़ इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है डायगोनल रिलेशनशिप। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जो सेकंड पीरियड के जो जो सेकंड आपके पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो थर्ड पीरियड के साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। जैसे कि लिथियम जो है वो Mg के साथ में शो करता है, बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ में शो करता है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो इसको अपन कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत कम जगह लिखी हुई दिखेगी, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको नोट करें। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जब भी हम लोग बात करें डायगोनल रिलेशन की, तो कई लोग जानते नहीं इसका रीज़न क्या है, क्यों दो एलिमेंट आपस में डायगोनली रिलेटेड हैं। तो इसका सबसे बेस्ट जो रीज़न होता है, जो अभी तक प्रूव्ड है, वो है आपका आईपी वैल्यू। आईपी को हम लोग कहते हैं जी आयनाइजेशन पोटेंशियल, और आईपी निकालते कहते हैं आईपी इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज रेशो। मतलब कोई भी दो ऐसे एलिमेंट जिनके चार्ज और साइज़ का रेशो
ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होगी, हमेशा सिमिलर होगी। ठीक है, तो आज से आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि डायगोनल रिलेशन का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है सेम आईपी वैल्यू। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि लिथियम और मैग्नीशियम आपस में डायगोनली रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इन दोनों के आईपी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब देखिए ये बोला कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसको अपन मिटाते हैं। पहला ऑप्शन है बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स, बिल्कुल सही बात है कि ये हमने सीखा होगा जब आपने पढ़ा था नोट्स वगैरह, या फिर जब आपने बुक्स पढ़ी होंगी कि लिथियम और मैग्नीशियम ही एक ऐसे एलिमेंट्स है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स बनाते हैं। लिथियम नाइट्राइड और Mg चूँकि लिथियम की तरह बिहेवियर शो कर रहा है, तो ये क्या बनाता है, Mg3N2, लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड। बाकी कोई भी मेंबर नहीं बनाता, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, बेरिलियम। बेरिलियम तो चलो कभी कभी बना भी लेता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम ये नहीं बनाते। तो मतलब लिथियम और मैग्नीशियम में केवल नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, बाकी लोग रिएक्ट कर ही नहीं पा रहे इजीली। तो इसलिए अपन कहते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम कैसे हैं, एक दूसरे से डायगोनली कनेक्टेड हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है, दिस इज़ वेरी करेक्ट। हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। नाइट्रेट्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम, सॉरी नाइट्रेट नॉट नाइट्राइट, नाइट्रेट ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम यील्ड NO2 एंड O2 ऑन हीटिंग, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, ये मैंने क्लासेस में भी पढ़ाया था कि जब भी लिथियम नाइट्रेट को आप हीट करोगे, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा Li2O, साथ में नाइट्रोजन गैस, और साथ में आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट भी बिल्कुल ऐसा ही करता है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट नहीं हो सकते, करेक्ट है। सी बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स, ये गलत है जी। लिथियम जो है, और लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही कभी भी कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते। मतलब कि लिथियम कार्बोनेट, ये जो आपका MgCO3 है, Li2CO3 और Mg2CO3, ये दोनों कभी भी फॉर्म नहीं होते। कारण क्या है कि लिथियम और मैग्नीशियम जो है आयनिक बॉन्ड बनाने की बजाय कैसा बॉन्ड बना लेते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर शो करने लग जाते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ मूव कर जाते हैं, और कोवलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से ही ये लोग बेसिक टाइप के कार्बोनेट्स नहीं बना सकते। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, सी वाला, और आई थिंक हमको हमारा स्टेटमेंट मिल गया है, सही ऑप्शन मिल गया है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। एक बार डी को भी देख लेते हैं, बोथ फॉर्म सॉल्युबल बाइकार्बोनेट, भी बिल्कुल ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही आपके LiHCO3 और MgHCO3 का होल ट्वाइस आराम से बना लेते हैं, और ईजिली वाटर में सॉल्युबल भी है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि ये कभी भी बेसिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी किसी तरह की दिक्कत है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करें और मुझसे ज़रूर पूछें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही सिंपल है, और क्वेश्चन नंबर 5 ही कहता है कि IUPAC सिंबल क्या है एक ऐसे एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 119। तो हमने चैप्टर के अंदर IUPAC नेमिंग पढ़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर 100 है या 100 से ज़्यादा है, 100 प्लस है, ठीक है ना। और उसके लिए रूल अपन ने क्या पढ़ा था कि जितने भी आपके नंबर होते हैं उनको एक अलग नाम दिया गया है। जैसे कि 0 को दिया गया है नील, 1 को दिया गया है अन, है ना, 2 को दिया गया है बाई, 3 को दिया गया है ट्राई, ठीक है, 4 को दिया गया है क्वाड, 5 को दिया गया है पेंट, ठीक है ना। इस तरह से जैसे 9 है उसको क्या दे दिया गया है एन, ठीक है ना। ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 6 जो है आपका 6, उसको दिया गया है हेक्स, 7 को दिया गया है सेप्ट, है ना, 8 को क्या दिया गया है जी, ऑक्ट, है ना, इस तरह से। तो देखो 1 के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, अन, फिर 1 के लिए अन, 9 के लिए एन, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग, IUM। तो क्या नाम हो गया, एनियम। और इसका सिंबल क्या बन जाएगा, इसका सिंबल बन जाएगा अन का U, फिर अन का U और एन का E, तो UUE। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी। ठीक है, तो पेपर टेबल में ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें से आप आराम से स्कोरिंग कर सकते हो।
वो भी बिना किसी के कॉन्फिडेंस को डाउन किए हुए। आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है और आराम से आपके मार्क्स आ सकते हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर जाते हैं। द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 101 104 बिलोंग्स टू। अब देखिए, जैसे कि आपको पहले कह रहा था कि पीरियोडिक टेबल को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। एस ब्लॉक याद होना चाहिए, पी ब्लॉक याद होना चाहिए, डी ब्लॉक याद होना चाहिए और एफ ब्लॉक याद होना चाहिए। क्या क्या उसके साथ में एटॉमिक नंबर, ग्रुप और पीरियड नंबर। जब ये सारी चीज़ें आपको याद होगी तो ऐसे क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ा दोगे। ठीक है, अब जैसे मुझे मालूम है कि भाई एटॉमिक नंबर 101 और एटॉमिक नंबर 104 केवल और केवल किस में आता है, एक्टिनॉइड्स में आता है। एफ ब्लॉक के एक्टिनॉइड्स में आता है और ये ग्रुप 4 में आता है। तो मैं आराम से ऑप्शन क्या लगा सकता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, एक्टिनॉइड्स एंड ग्रुप 4। ठीक है, तो आज के 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, कॉन्सेप्ट बताए हैं। अभी तक ट्रिक मैंने नहीं बताई क्योंकि ट्रिक अभी तक है नहीं। ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सॉल्व हो सकते थे तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट अगर हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिए और इस सीरीज़ को आप हमेशा सपोर्ट करें और पढ़ते रहें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में।